जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि आप सभी के लिए टी ए स्पेशल, और यहाँ पे हम बात करेंगे आर्मी जीडी के लिए। यहाँ पे आप सभी के लिए आर्मी जीडी अग्निवीर में आप किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, जीडी हो या ट्रेडमैन हो, चाहे आप किलर के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप कर रहे हो टेक्निकल के लिए, या फिर आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आज की क्लास आपकी है वो साइंस की रहने वाली है। किसकी रहेगी? साइंस की। और साइंस में फिजिक्स की रहेगी। चैप्टर वाइज आपको पता है क्लास चल रही है, ठीक है, जिसमें हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पर आधारित मिलेंगे, और मॉक टेस्ट के आकार पर भी आपको ये टेस्ट जो है बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये वो नोट्स है जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, जिनको मैंने करके खुद सिलेक्शन लिया है, और आप भी इनको करके खुद सिलेक्शन आप ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, आर्मी में जा रहे हो तो भी ज़रूरी है, टी आर्मी में जा रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है। ये क्लास सिर्फ मैंने बोला था ना, आर्मी से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है भाई। डिफेंस का मतलब है इंडियन नेवी, एयरफोर्स। जहाँ पे भी आपकी साइंस आती है ना, 10th लेवल 12th लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम की तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित रहने वाली है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो चुका है और आ भी चुका है। तो जल्दी सारे भाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से सारे जुड़ जाएंगे, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकती है इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लगाएंगे। बहुत अच्छी क्लास आपके लिए आपका भाई ने डिज़ाइन की है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। वन लाइनर की क्लास भी स्टार्ट करी थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको 4 ऑप्शन दिए जाए और जिसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाए। जो भी आपके मन में डाउट रहता है उसकी भी डाउट की क्लियरनेस आपको दिए जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे तरंग का एसआई यूनिट पूछा है, तो तरंग का सबसे पहले यहाँ पे बताना क्या होता है। तरंग का आपको बताना है, एसआई यूनिट पूछा है, ठीक है। मीटर जो है लंबाई का भी होता है भाई, लंबाई का भी जो है ना एसआई मात्रक होता है, ठीक है। सेकंड किसका होता है? समय का होता है भाई, समय का भी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। न्यूटन किसका होता है भाई? बल का होता है, और बल का सूत्र क्या होता है? एफ बराबर एम में होता है, एफ बराबर एम में। ये सारी चीज़ें जो कराऊंगा ना, सारी नोट करते हुए चलना है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। बचा कि आपका हर्ट्स बच गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो बहुत अच्छे से क्लास चल रही है। और यहाँ पे नंबर क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका भी आप बहुत अच्छे से आंसर देंगे। आवर्ती जो है फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये बताना है आपको। दूरी क्या होता है, या वेग होता है, या समय होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बेहद ही अच्छे से आप जो है इनको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है। जल्दी जल्दी से 4 ऑप्शन में से ही है आपके सामने, ठीक है। समय के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है क्या नहीं। और वेग की बात करें तो वेग का सूत्र आपको याद होना चाहिए, विस्थापन गुना समय होता है, विस्थापन गुना समय होता है, विस्थापन गुना समय होता है। ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुछ दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या होती है आवर्ती, ठीक है। तो आवर्ती का मात्रक भी आपको बता दें, ये मुझे आप कमेंट करके बताना क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी आपको भी देखनी है अपनी तरफ से, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, तरंग की चाल यहाँ पे पूछा है, वेव्स की स्पीड आपसे पूछी है, वेव की स्पीड क्या होती है वो पूछा है आपसे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और चारों में से आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। वो तरंग धैर्य का सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तरंग की चाल भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको लगाना है ऑप्शन। देखो, ऑप्शन को पुट करने के लिए आपके पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, देखो, ठीक है। तो ये समझ लो, जिसमें एक तो आपकी क्या होगा, लैम्डा होता है जिसको बोलते हैं, सिंबल जो होता है ना, ये लैम्डे का सिंबल होता है, ठीक है। ये सिंबल जो होता है ना, इस तरह का सिंबल होता है, ये सिंबल जो होता है ना, ये लैम्डे का सिंबल होता है, ठीक है। इसको नोट करना है बहुत ध्यान से, इसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पूछा है तरंग की चाल पूछा है, तो तरंग की चाल क्या होती है? भी होती है वेग बराबर फोकस दूरी गुणा होता है लैम्डा, ठीक है। और फोकस गुणी दूरी गुणा लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ें क्वेश्चन जो है ना ये आपको घुमाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने क्वेश्चन ही ऐसे लिया है, ये घुमा रहे हैं आपको, ध्यान से सोच लो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चीज़ें देखना है आपको, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पूछा है तरंग दैर्ध्य का एसआई यूनिट है, देखो यहाँ पे क्या है, ये एसआई, ये घुमाएगा आपको
इसमें आप गलती करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक मात्रक होता है सिंपल, एक एसआई यूनिट जो होती है वो अलग होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एसआई यूनिट पूछा है मेरे भाई, यूनिट एसआई पूछा है, वो बताना आपको क्या होती है, ठीक है। तो क्या होती है यहाँ से आप सुन सकते हो, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, और ठीक है, और कार्य का आपको सूत्र बताना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कार्य का वो मुझे आप बताओगे, ठीक है। हर्ट्स किसका होता है, आवर्ती का मात्रक होता है, आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्स, ठीक है। सेकंड किसका होता है, समय का, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। बचा क्या, मीटर बच गया, ऑप्शन ए राइट आपको हो जाएगा। मीटर होता है तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अनुप्रस्थ तरंग में कणों का जो कंपन होता है वो किस दिशा में होता है, ठीक है। ये बताना है आपको किस दिशा में होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को करेंगे, स्थिर होता है, बिल्कुल स्थिर तो होता नहीं भाई, ठीक है, स्थिर नहीं होगा वो। अनुपस्थित जो तरंग होती है उनका जो कणों में कंपन होती है ना, मान लो छोटे छोटे कण है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब छोटा सा आप ऐसे मान के चलो, ऐसे ही, ठीक है, इस तरीके से आप मान के चल सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे पूछा है दूसरे में है कि यहाँ पे लंबवत होती है, या ऑप्शन नंबर बी में विपरीत होती है, यानी कि उल्टा होती है। यहाँ पे यहाँ से कंपन करेंगे तो इधर जाएंगे यहाँ पे दिशा, या फिर तरंग की दिशा में होती है, यानी कि इसकी साइड में होगी, आगे होगी। तो क्या होगा, चार ऑप्शन में से आपको बताना है राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो क्या होता है भाई, इसमें जो कंपन की जो दिशा होती है ना वो पड़ती है लंबवत, लंबवत पड़ती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, यहाँ पे सी लंबवत पड़ती है। और भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, ये आर्मी जीडी में आता है, टीआर में भी आता है, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है भाई। और ये मैंने आपको पहले जब टी के एग्ज़ाम था ना, मैंने क्लास ली थी तब भी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों का मैंने आपको बताया था, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, मैंने तुम्हें दोनों मैंने अच्छे से आपको समझाए थे, ठीक है। प्रकाश जो होती है ना, क्या होती है, प्रकाश होती है अनुप्रस्थ, प्रकाश जो तरंग होती है ना भाई वो होती है अनुप्रस्थ तरंग, क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। मैंने आपको समझा रखी है, बता भी रखी है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जल तरंग, जल तरंग तो हो नहीं सर, एक्स रे बिल्कुल नहीं होना सकता। ऑप्शन आपका क्या बचा, सी बच गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग पूछा जाए तो बताना है ध्वनि तरंग, आपसे पूछा जाए प्रकाश तरंग तो अनुप्रस्थ तरंग, या अनुप्रस्थ तरंग दे के पूछा जाए तो प्रकाश आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। देखो क्वेश्चन वही है, घुमा के दे दिया, जो मैंने अभी आपसे पूछा ना वही क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको आंसर देना है। ध्वनि तरंग, ठीक है। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो ध्वनि तरंग होती है, बोला था। और अनुदैर्ध्य जो तरंग होती है वो होती है ध्वनि तरंग। अब पूछा है कि ध्वनि तरंग क्या होती है, तो भाई मेरे तो अनुदैर्ध्य ही हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, बहुत आसान था। तो भाई ये क्वेश्चन जो है ना आपकी स्क्रीन पे आना, ये भाई एकदम मैं मस्त क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लागे चलना है, ठीक है। परावर्तन का नियम आपको बताना है, परावर्तन का नियम आपको बताना है, आपने बहुत पढ़ा होगा टेंथ में, बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा टेंथ में आपने, ठीक है। आपतन कोण बड़ा होगा, परावर्तन कोण से बिल्कुल नहीं होगा। आपतन कोण छोटा होगा, परावर्तन बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, आपतन कोण जो है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के बराबर, ठीक है। ये होता है कोण ए बराबर होगा कोण बी के, ये आपको ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भाई ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मान के चलना भाई इसको भी आप आर्मी के लिए। अपवर्तन किस प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अपवर्तन होता क्या है भाई। जब आपको पता चलेगा कि अपवर्तन होता क्या है तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्या होता है भाई अपवर्तन, मैं सिंपल सी भाषा में बताऊंगा। जब आपका प्रकाश की जो किरण है ना, ये मान लो यहाँ पे आपको हो गया सूर्य, ठीक है, और यहाँ से आपकी जो किरण ऐसे आ रही है ना, ये मान के चलो आप आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप बिल्कुल थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है, जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकाश की जो किरण है वो एक जो है पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम, जैसे आप हवा मान लो, हवा होती है, जैसे हवा एयर चल रही है ऐसे, ठीक है। और जब वो दूसरे माध्यम में पहुँचती है, दूसरे माध्यम मतलब आप जो मान सकते हो, क्या मान लो, जैसे आप पानी मान लो, हवा जब पानी मान लो, कांच मान लो, कांच मान सकते हो आप, ठीक है। जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी ना तो क्या होगा, वो ऐसे पहुँचेगी तो वो तिरछी हो जाती है ऐसे, ठीक है। जब वो ऐसे कर रही है प्रवेश तो वो क्या होता है, तिरछी हो जाती है, ठीक है। या वो बोल सकती है अपने जो है मूल, जो उसका मतलब जो उसका मूल स्थान था भाई इस पे चल रही थी, वो जानी थी ऐसे, पर वो ऐसे हो गई, ठीक है। क्या हो गई, वो अपने मूल पथ से जो है ना, अपने मेन डायरेक्शन से जो है वो विचलित हो गई, ठीक है, या वो मुड़ गई आप बोल सकते हो। तो ये जो घटना होती है ना इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन,
समझ जाओगे, इसको बोलोगे नहीं आप कभी भी, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है, अपने मूल जो है डायरेक्शन है उससे जो है विचलित हो जाती है और दूसरी तरफ मुड़ जाती है, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या समझे आप, समझ गए ना। तो ये अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जिसमें आप समझ गए होगे, ठीक है। और एक चीज़ और समझना, इसका कारण भी होता है जो अलग अलग माध्यम होते हैं ना, जो अलग अलग, जैसे आप समझाना चाहूँ मैं, जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। जो अलग अलग माध्यम होते हैं ना, उनका जो घनत्व होता है ना, डेंसिटी होती है ना, वो उनकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है ना, वो भाई अलग अलग, मान लो आप सोचो अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। जिसके कारण क्या होता है, जो माध्यम है प्रकाश की चाल जिसमें, वो जो वेग है ना वो भी अलग ही मिलेगा, समझ रहे हो ना। जो वेग होता है ना वो भी आपको अलग ही मिलेगा। यहाँ पे जिक्र किसका हुआ, वेग का। अब यहाँ से आप क्वेश्चन आराम से पुट कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे देखा जाए तो इसको समझाने में थोड़ा टाइम चाहिए, पर एक बात समझाऊँ आपको, इससे आप समझ सकते हो। जब माध्यम बदलता है ना तो प्रकाश के जो वेग है ना उसमें जो होने वाला परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन ही जो है अपवर्तन का मुख्य कारण होता है। इस चीज़ को आप समझ लेना। मतलब समझाना चाहो, जो प्रकाश आप समझो माध्यम, जब आपका माध्यम बदलेगा, ठीक है, आप संगम से विरल में जा रहे हो ऐसे ही सोच सकते हो आप, ठीक है। तो जब आपका माध्यम जो है वो बदल रहा है, बदलने पर जो प्रकाश के वेग में होने वाला परिवर्तन है, प्रकाश के वेग में जो होने वाला परिवर्तन है ना, ठीक है, और यही जो है मुख्य कारण होता है अपवर्तन का, समझ गए। तो यहाँ से आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अपवर्तनांक आपसे पूछा है कि अपवर्तनांक का आपको सूत्र बताना है, क्या होता है अपवर्तनांक का सूत्र आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे अपवर्तनांक होता क्या है। इसको बोलते हैं हम एन से, इसको हम प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं हम, इसको हम छोटे एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एन क्या होता है, एन होता है माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम थोड़ा सा देखो, आप कहते हैं ना कि थोड़ा भैया आप एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाओ, तो मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर क्या है ना, मैं इसलिए नहीं पढ़ाता दोस्त क्योंकि क्लास जो है ना वो बड़ी हो जाती है। तो क्या होता है, अपवर्तनांक होता है माध्यम का, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ से समझोगे तो सिंपल सी भाषा में बताओ तो ऑप्शन नंबर आपका पहले तो हो जाएगा यहाँ पे ए राइट। इसको हम सिंपल भाषा में गए तो एन बराबर सी बटे वी होता है, ठीक है। अब मैं इन चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे एन जो आप है समझ गए होगे क्या होता है। एन होता है माध्यम का अपवर्तनांक। सी क्या होता है, सी भी यहाँ पे आप समझेंगे। सी क्या होता है, सी होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल होती है, ये आप भी समझ गए होगे। और ये चाल कितनी होती है, लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है, ये भी आप समझ गए होगे, ठीक है। अब यहाँ पे v बचा, तो v क्या होता है, v को यहाँ से हम समझेंगे। तो v क्या होता है, v होता है जो यहाँ पे आप समझोगे प्रकाश की चाल होता है, ठीक है, प्रकाश की चाल होता है। क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है। जैसे कि आप समझने के लिए आपके पास एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि आप समझ सकते हो क्या होता है, जैसे कांच होगा, पानी होगा, इनसे मतलब संबंधित कोई भी माध्यम हो, जैसे प्रकाश में आप समझ रहे हो, प्रकाश की चाल में ये संबंधित माध्यम जैसे कांच, पानी, जो मैं आपको पहले भी बताया था वो समझिए क्या होता है। तो सूत्र भी आप समझ गए होंगे। एन क्या होता है, सिंपल सा आप देखा जाए, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो है प्रकाश की जो चाल है, और बटे प्रकाश की चाल, वो भी माध्यम में, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, ऊपर निर्वात है और नीचे माध्यम है, इस चीज़ को ध्यान में करना है, नोट कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी इसका भी राइट आंसर बताइए भाई। यहाँ पे स्थिर तरंग पूछा है, कापन बनती है, स्थिर तरंग कापन मिल बनती है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मान लो तरंग ऐसे आ रही, एक यहाँ पे ऐसे आ रही, एक यहाँ पे ऐसे आ गई, ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे आ गई। तो यहाँ पे पूछा है कि स्थिर तरंग क्या होगी। स्थिर का मतलब तो आप समझ रहे हो, मान लो यहाँ पे कोई आई इधर से चीज़ और इधर से आगे यहाँ पे आ गई, दोनों यहाँ पे आके क्या होगी, मिल गई, यहाँ पे आके क्या होगी, मिल गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दो तरंग आपस में एक जगह आकर मिल जाएगी तो वो स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी, वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दोनों तरंगों के मिलने पर होता है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को देख रहे होगे, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अनुनाद पूछा है आपसे, अनुनाद क्या है, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा आपने, काफ़ी इसका जिक्र भी आपने देखा होगा। तो अनुनाद क्या होता है भाई, ये जल्दी आपको बताना है, क्या होता है। वेग अलग बिल्कुल नहीं होता, आवर्तियों की अलग, आवर्ती जब अलग होती है ऐसा भी नहीं होता है। जब आवर्ती जो होता है समान होती है, आवर्ती जो होता है फिक्स होती है, ये तब होता है, उसको बोलते हैं हम अनुनाद, जब आपकी आवर्ती जो है वो फिक्स होगी, ठीक है। मतलब आवर्ती आपकी जो है चलती रहेगी, एक से बिल्कुल समान रहती रहेगी ना,
तब बोलेंगे हम उसको कि ये आपका अनुनाद होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तरंग का आयाम बताना है भाई, क्या दर्शाता है। तरंग का जो आयाम है वो क्या दर्शाता है, वेग दर्शाता है क्या भाई, नहीं बिल्कुल भी नहीं दर्शाता। वेग तो वेग बराबर स्थान गुना समय होता है, वो तो बिल्कुल नहीं दर्शाता। दूरी बिल्कुल नहीं दर्शाता। दूरी को हम किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं भाई, दूरी को करते हैं हम एस से। किससे करते हैं, एस से। और समय होगा टी से भाई, ठीक है। और वेग का तो आपको पता ही चल गया होगा। और यहाँ पे बचा आपका ऊर्जा, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो तरंग का जो आयाम होता है वो प्रदर्शित करता है ऊर्जा को। किसको प्रदर्शित करता है, ऊर्जा। और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई, ऊर्जा को ना तो आप नष्ट कर सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ना नष्ट कर सकते हो, ना ही आप पैदा कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला था वो क्वेश्चन फिर से दोबारा से आ गया घूम के, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन में समझाया था। देखो क्वेश्चन वही आ गया ना, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। अभी मैंने आपसे बोला ध्वनि तरंग, अब आ गया प्रकाश तरंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका रुकना नहीं चाहिए। ध्वनि तरंग मैं आपको बता चुका हूँ कैसी होती है। ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, ये तो होने सर आपका, तो बचा क्या आपका, अनुप्रस्थ तरंग हो गया। ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तरंग की जो चाल है वो निर्भर किस पे निर्भर करती है। तरंग की जो चाल है किस पर निर्भर करती है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तरंग की जो चाल है वो किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए, समझना भी पड़ेगा भाई। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो आप सोच के चलो कोई भी तरंग है, मान लो कोई भी तरंग जा रही है, कोई भी है, तो कोई भी तरंग है, जैसे कि मान लो, या तो आप मान लो ध्वनि तरंग है, ठीक है, या आप मान लो यहाँ पे प्रकाश तरंग मान लो, या आप ये ध्वनि तरंग मान के चलो, या आप मान के चलो प्रकाश तरंग, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आप मान के चलो। तो दोनों की जो मुख्य चाल होगी ना, जो मुख्य रूप से उनकी जो चाल है, तो क्या चाल जो है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो माध्यम होते हैं ना, जो माध्यम होता है उनके जो भौतिक गुण होते हैं ना, वो उन पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, उनके भौतिक गुणों पे डिपेंड करती है। किस पे करती है, भौतिक गुणों पर डिपेंड करती है, भौतिक गुणों पर निर्भर होती है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तापमान के लिए आप मैं बताना चाहूँ तो तापमान का क्या रिलेशन यहाँ पे होता है, जब माध्यम का तापमान आप बदलने की कोशिश करोगे ना, तो तरंग की चाल भी बदल जाएगी। आप किसी भी माध्यम का जो है तापमान बदल रहे हो, ठीक है, कोई भी माध्यम है, अगर आप उसका तापमान बदलोगे ना, तो ऑटोमेटिक जो तरंग की चाल है ना, जो तरंग है ना, तरंग है उनकी चाल है, वो ऑटोमेटिक जो है वो बदल जाएगी, ठीक है। इतना काफ़ी है, इसे आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ध्वनि की जो चाल होती है वो निर्भर किस पे करती है, अब बता दोगे आप आराम से। ये निर्भर करती है आपकी भाई, ये करती है निर्भर माध्यम पर निर्भर करती है, रंग पर नहीं करती, ना आकार पे करती, ना कोई समय पर करती, ये आपके माध्यम से करती है। मैन जो होता है ना, इनका काम जो होता है माध्यम से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, डोपलर प्रभाव किस पर से संबंधित है। डोपलर प्रभाव, चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी बताना है कि डोपलर प्रभाव किससे संबंधित होता है, ठीक है। इसके दो तरीके से आप इसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, एक तो आप इसको ध्वनि के तरीके से समझ सकते हो, ध्वनि किसे, या आप इसको है ना प्रकाश से भी समझ सकते हो। प्रकाश से मैं आपको दोनों तरीके से, आपको अगर आप बोलो तो मैं दोनों तरीके से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। ध्वनि का आप जो है एग्जाम्पल ले सकती है एम्बुलेंस का, ठीक है। और प्रकाश में आप ले सकते हो एग्जाम्पल, जैसे कि तारों का ले सकते हो, ठीक है, आकाश गंगाओं को ले सकते हो। तो इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो दोनों का एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको भी पढ़ना है। ध्वनि मैंने बता दिया, एम्बुलेंस से भी आप समझ सकते हो, या आप जो है कैसे समझ सकते हो आप, तो हाँ इनसे आप बेस्ट समझ सकते हो, ठीक है, इनसे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। पहला ऑप्शन है ध्वनि से आप समझना चाहो तो मैं आपको सामने लिख देता हूँ। ध्वनि से समझ जाओगे तो एम्बुलेंस सायरन, जो एम्बुलेंस से सायरन बनता है ना, एम्बुलेंस में जो सायरन बनता है, एम्बुलेंस में जो सायरन बजता है, वो आवाज़ आती है ना वो सायरन की, उससे आप समझ सकते हो। और यहाँ पे प्रकाश में आप समझना चाहो तो प्रकाश में आप जो है तारों का एग्जाम्पल आपके लिए बहुत बेहतरीन है, इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो डॉपलर प्रभाव का आपको आंसर देना है, तो जल्दी जल्दी बताओ क्या रहेगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, आवर्ती परिवर्तन। क्या होता है इसमें, क्योंकि आपने दोनों जगह देखा तो दोनों जगह क्या चीज़ें देखी आपको, यहाँ पे आवर्ती से रिलेटेड है ये, या आप समझ सकते हो। मैं आपको समझाना चाहूँ डॉपलर प्रभाव क्या है, एक सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करना मेरा भाई, सिंपल भाषा में बहुत अच्छे समझाऊंगा। जब कोई तरंग है जिसमें आप या तो ध्वनि तरंग मान लो या कोई प्रकाश तरंग, और भाई वो तरंग जो है किसी स्रोत से या उसे सुने या बिना देखे, सुनने या देखने से जो है उनके बीच में जो है सापेक्ष गति होती है ना, जो उनके बीच में जो प्रेक्षक होती है या सापेक्ष गति होती है,
तो उसको जो है ना तरंग की आवृत्ति में बदलाव महसूस होता है। क्या होता है, उससे जो है ना हमें तरंग की जो गति है ना, उनकी आवृत्ति जो है उसमें जो है ना तरंग की जो आवृत्ति है उसमें हमें बदलाव महसूस होता है। और जो ये घटना होती है ना, ये बदलाव वाली घटना होती है, इसी को ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो आसान क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन है। देखो जब एक्सप्रेशन की बात आई ना, क्लास कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा करना नहीं चाहता। अधिक आवर्ती का सूत्र क्या हो गया, तो अधिक आवर्ती मतलब अधिक ऊर्जा। ये तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। तो बहुत आसान था, ये तो सभी ने कर दिया होगा। और ये क्वेश्चन भी मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दिया है। तरंग की जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भाई, ये करती है आयाम पर निर्भर करती है। ये मैं अभी आपको ऊपर से एक्सप्लेनेशन में समझाया भी था, जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने आपको समझाया था। तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझना भी। ठीक है, ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे अधिक पूछा है कहाँ पर होती है। ठीक है, साइंस का रोल आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है ना, जहाँ पे भी साइंस आती है आप वहीं पे इनको लगा सकते हो, वहीं पे आपको सीधा फंसेगी ये। ठीक है, क्योंकि आपका जो भाई इनको समझाने की कोशिश कर रहा है ना, आपको बता रहा है, एक्सप्लेनेशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं ना क्या करो, तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया, चाहे क्लास कितनी लंबी क्यों ना हो जाए। ठीक है, ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो ये समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप समझो कि ध्वनि होती क्या है। ध्वनि जो है ना, ये ध्वनि जो है, ध्वनि एक जो है मैकेनिकल वेव होती है, यानी कि यांत्रिक तरंग होती है। ये इसको हम बोलते हैं यांत्रिक तरंग। ये क्या होती है, ये होती है भाई आपकी यांत्रिक तरंग होती है। समझ गए आप। जिसके चलने के लिए क्या होता है, इसको चलने के लिए जो है ना किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, मीडियम की। ठीक, किसी की जरूरत पड़ेगी इसको भाई, मीडियम की जरूरत पड़ेगी। हिंदी में आप बोलोगे तो माध्यम की जरूरत पड़ेगी। समझ गए ना। चलिए, तो ध्वनि की चाल जो है वो निर्भर किस पे होती है, ध्वनि की चाल जो है माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ठीक है, समझ गए ना आप क्या होता है। जो ध्वनि होती है, ध्वनि एक जो है यांत्रिक तरंग है, जिसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। और जो भाई ध्वनि की चाल होती है ना, उसके माध्यम, जो ध्वनि की चाल होती है वो माध्यम के घनत्व के और उसकी प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ये आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करो तो ध्वनि की चाल जो सबसे ज़्यादा अधिक होती है वो होती है ठोस में। ठीक है, कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा होती है ठोस में। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलो आपको ये बताऊँ, मैं यहाँ पे मैं जो है इनका क्रम लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा ठोस, उसके बाद फिर होता है द्रव, और द्रव के बाद आता है गैस। ये आप इनका जो होता है ना, ये बिल्कुल मैंने सही क्रम लिख दिया। ठीक है, क्रम इस प्रकार होता है आपका। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, लाजवाब है। क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो निर्वात में ध्वनि पूछा है, क्यों नहीं चलती भाई, क्यों नहीं चलती, ध्वनि के लिए क्या जरूरी है, तो ध्वनि के लिए जरूरी है भाई माध्यम। माध्यम के बिना तो चलने के नहीं, और जब माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि कहाँ से चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्वनि, निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चलती, क्योंकि भाई उसमें माध्यम नहीं होता। क्या नहीं होता, माध्यम नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, ना तो कोई समय से रिलेटेड है, ना कोई वेग से, ना कोई ऊर्जा का मतलब है, इसमें है माध्यम का। ठीक है, और तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ये थे इम्पोर्टेंट, साइंस के बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपने लगाए होंगे। और अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो भाई बिल्कुल बोल सकता हूँ कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। मन से लगाना, नहीं कि जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो आपके लिए क्लास है, ये क्लास मेरे भाई टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज क्लास है। एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए, तो इसलिए आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी जो आपके लिए बची होगी। सारे क्वेश्चन आगे हो गए, एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा रहा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।